है आपका न्यूज 40 राजस्थान। आज हम सुरेंद्र जलंधरा जो बीजेपी से अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर हनुमानगढ़ की जनता है आपको ही क्यों चुने, और बहुत सारे सवाल हैं उनका जवाब हम लेते हैं सुरेंद्र जलंधरा जी से। आओ बात करते हैं। स्वागत है सर। आप बीजेपी से अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं, तो बीजेपी की दावेदारी को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट लाइन में हैं, आपको भी क्यों, इसके बारे में बताएं। नहीं, मेरा कभी भी मैंने ये काम नहीं कहा कि मुझे ही सिंबल नहीं आता जी। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे को मिलना चाहिए। किसी भी कार्यकर्ता को मैं भी कार्यकर्ता हूँ और बहुत पुराने कार्यकर्ता है। मैं भी एक इतना पुराने कार्यकर्ता हूँ कि पूर्व प्रदेश देश की पुणे के साथ और राष्ट्रवादी कार्यक्रमों में जन्म भी रहा हूँ, 200 वर्ष से कार्यकर्ता हूँ और निरंतर समाज में एक्टिव रहा हूँ। बाकी समय की इच्छा जिसको देखेंगे तो हमने तो काम करना। जलंधर जी, ये तो चलो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको टिकट मिलती है और आपके मुख्य उद्देश्य क्या रहेंगे, किन उद्देश्यों को लेकर के आते हैं? मेरा तो अभी मेरी आज एक चर्चा हुई, मेरा उद्देश्य तो बिल्कुल जिस विषय से मैं पीड़ित हूँ मैं देखता हूँ और वो डेमोक्रेसी के अंदर ठीक नहीं है भ्रष्टाचार और नशाखोरी पर लगाम नहीं, बल्कि इनको बिल्कुल बाहर करना, देश से कैसे बाहर हो, इसके लिए मैंने हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ये प्रयास करूंगा। इन्हीं मुद्दों के ऊपर मैं, अगर पार्टी मुझे सिंबल देती है तो मैं इसी मुद्दे को चुनाऊंगा। आपका मुख्य उद्देश्य यही रहेगा? मेरा मुख्य उद्देश्य भय भ्रष्टाचार नशा मुक्त हनुमानगढ़। तो आप अभी जगह जगह गाँव में जाकर सभाएं कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, गाँव से आपको क्या आश्वासन मिल रहा है? क्या गाँव में लोग मेरा विषय से बहुत ज्यादा आकर्षित है और मेरे विषय पर बहुत ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पैसे के बिना कहीं काम होता ही नहीं किसी दफ्तर के अंदर। और दूसरा कि 25-25 साल के नौजवान नशे की आड़ के अंदर आके, तो उन सबका ये कहना है कि ये भ्रष्टाचार और नशाखोरी खत्म हो जाए तो हम तो इसको परम विकास मानते। अभी आपने जैसे भ्रष्टाचार की बात करी, तो भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें तो बहुत सारी जगह सुनने में ही आता है कि किसी भी डिपार्टमेंट में ले लें, अगर हम बात करें, क्योंकि आप एक अधिवक्ता भी रहे हैं, और पुलिस की अगर बात करें तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, पुलिस तंत्र के ऊपर तो बहुत बड़े भ्रष्टाचार के आरोपी नहीं है। भ्रष्टाचार के अंदर ये सिस्टम लेता है, पर इसको पहले सरकार को देखना पड़ेगा कि एक थाने के जितना खर्चा होता है, उसका कागज का खर्चा है, उसकी गाड़ी में खर्चा है, उसका पेट्रोलिंग का खर्चा है, क्या वो खर्चा सरकार दे रही है? क्या वो तो देना कम से कम उनको। सबसे पहले समस्या ये सरकार से शुरू हो जाती है कि वो उनको एक छूट कहाँ से लेके आएगा। तो अगर नशाखोरी खत्म करनी है तो भी पुलिस तंत्र को मजबूत करना पड़ेगा। मजबूत करने के अंदर उनको साधन संपन्न बढ़ाने पड़ेंगे, तो मतलब कहता हूँ कुछ ऐसा फंड भी दिया जाए जिससे उनके पास से नशे की तस्करी की खबरें लाने के लिए उनका अपना एक सिस्टम होता है, उन्हें थोड़ा पैसा लगता है तो सरकार को देना चाहिए। और उसके बाद में उस भ्रष्टाचार से जो लोगों की जेब से मुकदमा बढ़वाना, मुकदमा घटवाना, मुलजिम बनाना, ये पाप है और इससे पुलिस बचे। इसके लिए मैं मानता हूँ कि अगर ऐसा मेरे को मौका मिला तो ये भ्रष्टाचार का खेल है खत्म करवा सकता। सर, अभी आप बात कर रहे हैं कि जैसे भ्रष्टाचार के खेल की उस बात को लेके, अभी जो हमें सुनने में आ रहा है, गहलोत सरकार है गरीबों के लिए मोबाइल बांट रही है और राशन किट वितरण कर रही है, लोगों का तो ये कहना है कि ये सरकार रिपीट होगी। गहलोत सरकार ने तो बहुत कुछ किया है। एक गांव में 100 थानेदार भी बना दी गहलोत सरकार। एक गांव में एक शहर से 50 तहसीलदार भी बना दी। ये जो किया है गहलोत सरकार ने, जो नौजवानों के साथ पेपर लीक तो मैं कहता हूँ कि कम अपराध है। यहाँ पर तो ऐसा हुआ है कि पेपर लीक भी नहीं हुआ और पेपर बहुत बड़ी रकम के पेटे पहुंच गया और जिन्होंने रुपया दिया उनका सिलेक्शन भी हो गया।
तो उन अभ्यर्थियों का जिन बच्चों ने सालों तक मेहनत की उनके साथ कितना बड़ा ये दुर्घटना हुई। तो गहलोत सरकार का तो लोग ही जवाब देंगे उनके कारनामों के। तो सर, आप पेपर लीक मामले की बात करें तो आप ये कह रहे हैं गहलोत सरकार पे ये आरोप लगा रहे हैं, और एक और गहलोत सरकार का ये कहना है कि पेपर लीक मामले में हमारी सरकार ने सबसे पहले कार्रवाई की, आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सिस्टम मैं ये कह रहा हूँ कि जो आजकल एक मुख्य खबर है कि एक गांव से 200 थानेदार बने, इसको गिरफ्तार किया। ये बताओ कि सरकार जिसको आरपीएससी का मेंबर बनाती है वो जेल में बैठा है और हमने सबसे पहले गिरफ्तार किया। ये तुमने क्या, कितने पेपर लीक हुए और आप कह रहे हो कि पेपर लीक हो गया उसके बाद हमने गिरफ्तार कर लिया। आपका आरपीएससी का कोई सा भी एग्जाम में सिरे नहीं चला। मतलब बच्चा 5 साल तक पढ़ता रहा, पेपर हुए, फिर 2 साल बाद रिजल्ट आया, तो फिर उसके अंदर शिकायतें हो गई, फिर वो कैंसिल हो गई, या पेपर नहीं हुआ, पेपर लीक हो गया। तो इनका तो ये कोई नहीं है कि अपराध, हमने अपराधी को पकड़ लिया। अपराध हुआ क्यों? सरकार का काम ये है कि अपराध हुआ क्यों, उसका जिम्मेदार सरकार होती है। अपराधी को पकड़ लेना कोई बड़ी बात। सर, हम बात करें महंगाई को लेकर, बीजेपी के जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, कोई भी ये चीज, जब से भी बीजेपी की सेंटर में सरकार आई है तब से महंगाई दिन प्रतिदिन, महंगाई की मार आम जन पे पड़ रही है। अगर हम सिलेंडर की बात करें, हम पेट्रोल की बात करें, खाद्य सामग्री की बात करें, तो इस पे आप क्या? देखो, अभी 2 चीजें, मैं कल ही एक जगह ही आया सिलेंडर की बात, तो कभी ये था कि सिलेंडर की कमी की वजह से घरों के अंदर झगड़े होते थे, सिलेंडरों की लाइन लगती थी। आज उस चीज से बहुत उभर चुके हैं। आज 450 रुपए का सिलेंडर मिलता है। इसके पीछे देखो कि एक घर के अंदर कितने सिलेंडर पहले लगते थे, आज उससे उसकी क्वांटिटी कितनी बढ़ गई। और दूसरा ये है कि देखो, ये डिमांड एंड सप्लाई का रूल होता है और मूल्य डिमांड एंड सप्लाई के रूल के ऊपर डिसाइड होता है। इसलिए मैं तो गहलोत सरकार को भी ये नहीं कह रहा कि आपने यहाँ पर महंगाई ला दी है। तो प्रक्रिया है इस चीज की, कितनी अभी जो फसल है, कितनी फसल, अब फसल जितनी उपज होगी तो उसकी डिमांड कितनी होगी। तो ये डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग हर चीज का मूल्य डिसाइड होता है। और सिलेंडर का मूल्य पहले कितने था, अब कितना हुआ, तो इसके पीछे ये पेट्रोलियम पदार्थ में आती है। सिलेंडर भी पेट्रोलियम पदार्थ में आता है और डीजल पेट्रोल भी पेट्रोलियम पदार्थ में आता है। अब आप ये देखो कि अशोक गहलोत साहब की सरकार ने पेट्रोल के ऊपर जितना एक्साइज लगा रखा है, अगर सिर्फ राजस्थान गवर्नमेंट उस पर एक्साइज कम कर देगी तो पेट्रोल एकदम नीचे आ जाएगा। हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार, तो यहाँ से 10 रुपए डाउन, वहां का पेट्रोलियम पदार्थ क्यों है और यहाँ पर 10 रुपए ज्यादा क्यों है? तो ये सीधी जो गहलोत सरकार कर सकती है वो ही नहीं कर पा रही। तो मुझे यूं लगता है कि फिर भी मैं ये कहता हूं कि महंगाई डिमांड एंड सप्लाई के रूल के ऊपर डिपेंड करती है। ये स्थायी चीज नहीं, कोई चीज कभी महंगी नहीं होगी, कोई चीज कभी सस्ती नहीं। एक सर, 10 दिनों के अंदर जो ये घग्गर नदी की बाढ़ की आशंका बनी थी और दोबारा फिर घग्गर नदी में पानी आया, और इसके बारे में आपका प्रशासन के प्रति? नहीं, मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से मैं समझता हूँ, जानता हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि हर को अपना रास्ता दो, पानी को भी अपना रास्ता दो। घग्गर का जो रास्ता है उसके रास्ते को हमने ब्लॉक किया, लोगों ने ब्लॉक किया, प्रशासन ने ब्लॉक होने दिया, इसलिए बाढ़ के हालात बने। तो मेरा तो आने वाली सरकार से ये आग्रह रहेगा कि भाई पानी को अपना रास्ता दो, और पानी का अपना रास्ता दो, जो ब्लॉकेज छुपा दो, कभी भी घग्गर का खतरा मार्केट को ही नहीं सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।